सभी को नमस्कार। नए टॉपिक के साथ बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवणों की। जो यौगिक होते हैं उनको प्रकृति के आधार पर, उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम अम्ल, क्षार और लवणों में भी विभक्त कर सकते हैं। एक नॉर्मली हम देखते हैं बचपन से ही, जब साइंस में पढ़ते आए हुए हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, ठीक है, और अम्ल जो होते हैं एसिड H+ आयन देते हैं। जबकि अगर क्षार की बात करें तो क्षार क्या होते हैं, सामान्यतया कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। वो लिटमस पेपर वाली भी बात करते थे। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी कुछ इंडिकेटर वगैरह की भी हम बात करते थे। और जैसे क्षार को एल्कली या राख भी कहते थे, स्वाद में कड़वे और साबुन जैसे चिकने होते। अम्ल और क्षार, जब ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते तो उदासीनीकरण होता है, जल और लवणों का निर्माण होता है। यानी अम्ल और क्षार पढ़ने के बाद हम बात करेंगे लवणों की। सॉल्ट किस किस प्रकार के होते हैं, विक लवण क्या होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के लवण, संयुक्त लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह क्या क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो अम्ल, क्षार, लवणों की परिभाषा जो कॉमन हम देखते हैं, H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग बेसिस पर परिभाषित किया। जैसे हम बात करें आरेनियस की, स्वांते आरेनियस ने अम्ल के लिए तो क्या बताया कि वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देंगे अम्ल है। तो पूछा भाई क्षार कौन से होंगे फिर? तो क्षार के लिए कहा कि जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्षार है, ठीक है। लेकिन इनकी परिभाषा की लिमिटेशन क्या थी कि केवल वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या जलीय विलयन में ही किसी पदार्थ की प्रकृति का पता लगा सकते थे। अगर कोई धनायन है, कोई ऋणायन है, वो कैसा है, क्षारीय है, अम्लीय है, वो ये परिभाषा नहीं बता सकती थी। फिर स्वांते आरेनियस के बाद दो वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, दोनों ने अलग अलग कार्य करते हुए ये देखा कि क्षार वे होते हैं जो प्रोटीन विनिमय सिद्धांत, प्रोटोन एक्सचेंज सिद्धांत या H+ आयन एक्सचेंज सिद्धांत पर इन्होंने अपना थ्योरी प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं अम्ल, और जो H+ आयन लेते हैं वो क्षार। बट इनकी भी परिभाषा लिमिटेड थी। फिर इनके बाद आए लुईस संकल्पना के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर दान रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं वो तो होते हैं लुईस अम्ल, और जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो इस आधार पर अलग अलग परिभाषाएं भी क्या है, उदाहरण भी देखेंगे, और अम्लों के, क्षारों के जो इनकी विशेषताएं होती है कि भाई धातु के साथ क्रिया करके क्या करेंगे, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या परिवर्तन करते हैं, और इनके जो अलग अलग प्रकार हैं। कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो ये इनके अम्ल और क्षारों के प्रकार भी पढ़ेंगे, और कुछ प्रमुख अम्ल या क्षार जैसे होते हैं। जैसे हम बात करें सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। एप्पल की बात करें, मैलिक एसिड पाया जाता है। एक्वारेजिया की बात करते हैं, यानी जो हमारे दैनिक जीवन में चाहे तो भोज्य पदार्थों में, चाहे हमारे विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ये जो अम्ल हैं,
क्षार है इनकी बात करेंगे, फिर लवणों की भी ऐसे ही प्रकार देखते हुए उनके जो प्रमुख उदाहरण है उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इनमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अम्लों की, एसिड्स की। ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं कि रासायनिक पदार्थ के रासायनिक प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर यौगिक या विभिन्न यौगिकों को विभिन्न यौगिक तीन प्रकार के देखें कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल, एसिड। अम्ल या एसिड, तो अलग अलग जो साइंटिस्टों ने इनकी परिभाषा दी, उन साइंटिस्टों के नाम के साथ इनकी परिभाषाएं भी लिखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि स्वांते आरेनियस के अनुसार वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयंस देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। स्वांते आरेनियस की जो परिभाषा थी, ये पदार्थों के जलीय विलयन में H+ आयन देता है तो उन्होंने इसे अम्ल कह दिया। और जैसे अगर हम बात करें जल में वियोजित होने के बाद, जैसे H2SO4 की बात करें
H प्लस आयंस देगा और ये सल्फेट आयन मुक्त करेगा। खैर यहाँ पर जब ये H प्लस आयन दे रहा है, इस वजह से ये क्या कहलाया, या ये इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और भी बात करें जैसे HCl H प्लस और ये क्लोराइड आयन मुक्त करेगा, तो ये अम्ल कहलाते हैं जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वियोजित होकर, ठीक है। और ये जो संकल्पना थी, या आरेनियस का इसे आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। लिख सकते हैं कि आरेनियस की ये परिभाषा केवल जल में घुलनशील यौगिकों के लिए सही, या जल में घुलनशील यौगिकों के लिए, ठीक है। और जल में घुलकर H प्लस आयन दे रहे हैं, तो आरेनियस ने इनको अम्ल कह दिया, ठीक है। इसके बाद और बात करें स्वांतीय आरेनियस के बाद, जैसे भी आपको बताया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया कि वे पदार्थ जो H प्लस आयंस देते हैं अम्ल कहलाते। यानी ध्यान रखना कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी और आरेनियस में डिफरेंस ये था कि जहां आरेनियस जल में घुलनशीलता की बात कर रहा था कि जल में विलय होने के बाद H प्लस आयन देते हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये हाइड्रोजन आयन विनिमय सिद्धांत देते हुए बताया कि कोई भी पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को H प्लस आयन दे सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि HCl इसकी क्रिया करवा देते हैं H2O के साथ, तो हम देखते हैं ये HCl चूंकि अम्ल है तो ये H प्लस आयन देकर ये H3O प्लस और क्लोराइड आयन बनाता है।
तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और आरेनियस में। बस ये था कि आरेनियस ने जल में घुलनशीलता की बात की और ये HCl जो है यहाँ पर या ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के अनुसार ये भी अम्ल ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जल में घुलनशील होकर ये किसी भी दूसरे पदार्थ को अगर H+ आयन दे देता है किसी भी रिएक्शन में, तो ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के अनुसार ये हाइड्रोजन आयन विनिमय या प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये इन्होंने बताया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लुईस संकल्पना की। भाई अम्लों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया और फिर लुईस संकल्पना के अनुसार भी बात कर लेते हैं। लुईस संकल्पना या लुईस हाइपोथेसिस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर या इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के आधार पर लुईस ने ये बताया कि कोई भी अगर ऐसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऐसे पदार्थ लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के आधार पर लुईस ने अम्ल और क्षार को समझाया। और अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन हो सकते हैं लुईस अम्ल, तो देखो जो पदार्थ, यौगिक, आयन जो भी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तब। और ऐसा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कौन दर्शा सकते हैं, जैसे अगर कोई धनायन हो तो जैसे हम बात करें यहाँ पर ये धनायन, यानी आयनों को भी अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जल में घोलो या H+ लेन देन, भाई यहां पर ये कहां पर H+ देगा या लेगा, क्योंकि हमें भी पता है रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रोटॉन तो क्या होता है, वैसे भी हम बात करते हैं प्रोटॉन केंद्र के अंदर, नाभिक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, और यहां पर आप देखें कि यहां पर कोई आपको प्रोटॉन वगैरह नहीं दिख रहा, या ऐसे कहूं कोई भी H+ आयन नहीं दिख रहा। तो यहां पर इनको कैसे परिभाषित करोगे, तो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के बाद जो लुईस अवधारणा आई बहुत वास्ट है, यानी ये एक विस्तृत परिभाषा थी जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित करती है। इसमें अगर हम बात करें और भी, जैसे यौगिकों की बात करूं
तो BF3 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अब देखो यहां पर कहीं पर भी आपको H प्लस आयन दिख रहे हैं क्या? H प्लस आयन नहीं दे सकते, ले सकते, तो फिर इनको कैसे परिभाषित करेंगे? तो लुईस इनको परिभाषित कर सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं तो क्या है? अम्ल है। ठीक है, और भी बात कर सकते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात कर लूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्यूमिनियम के क्लोराइड की बात कर लें, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति दर्शाती है। जब हमने उपसंयोजक यौगिक की बात की तब भी मैंने इस तरह से बनाया था, ये BF3 ये NH3 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उपसंयोजक यौगिक को इस तीर के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देख लो, ये BF3 यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले यौगिकों में ये क्या कहलाता है? लुईस अम्ल कहलाता है। ठीक है, लुईस क्षार में उल्टा हो जाएगा। देखो, अब जब हम क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे तो वापिस ऐसे ही पढ़ेंगे। आरेनियस के अनुसार वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस की बजाय OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयंस देते, ठीक है, तो वो क्षार कहलाएंगे। यानी जो आरेनियस की परिभाषा थी जल में घुलनशील यौगिकों के लिए थी, और क्या आयन दे रहे हैं? H प्लस आयन है या OH माइनस आयन है। अगर हम बात करें फिर इसके आगे, ब्रांस्टेड लॉरी H प्लस आयन विनिमय सिद्धांत के आधार पर जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल, और जो लेते हैं वो क्या है? क्षार है। यहां लुईस संकल्पना की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, भाई ग्रहण किससे करेंगे? कोई न तो कोई देने वाला होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण दान करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये हमने कुछ इनके उदाहरण भी देखे। अब हम अम्लों के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अम्ल के गुणों की जब हम बात करते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं कि थोड़ा इसको नीचे रखकर फिर नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। अम्लों के सामान्य गुण। सामान्य गुण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, टेस्ट में सामान्यतः खट्टे होते हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं ये तो हम। और भी बात करें इनके कुछ टेस्ट वगैरह की बात करें तो लिख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है, यानी इनके अगर हम बात करें कि पहचान करने की या जो परीक्षण कैसे कर सकते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है। ठीक है, और भी जैसे अगर हम बात करें कि मेथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज जो होता है उसके साथ भी यह क्रिया करके उसका रंग परिवर्तित करके
लाल कर देता है। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्लों की अगर हम बात करें कि जल में घुलकर ये आयंस देते हैं, इसलिए इनके जो जलीय विलयन होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि जल में H+ आयंस मुक्त करके जल में H+ आयंस मुक्त करते हैं, अतः इनके जलीय विलयन विद्युत के चालक जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आयनों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि भाई शुद्ध जल तो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर इस तरह से अम्ल या कोई ऐसी अलग अशुद्धि है जिसकी वजह से आयन है, तो वह ऐसा जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। फिर बात करें कि अगर इनकी धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करवा देते हैं, धातु ऑक्साइडों के साथ, यानी अगर हम बात करें कि क्षारीय ऑक्साइडों के साथ ये क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। देखते हैं ऐसी रिएक्शन भी। पहले लिखते हैं धातु ऑक्साइड्स धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। के साथ क्रिया कर लवण एवं जल देते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, उदाहरण ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर मैं किसी अम्ल या जैसे HCl ले लेता हूं, अगर इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये लीजिए, ये ट्वाइस HCl इधर कर दिया। रिएक्शन भाई बैलेंस होनी चाहिए, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है मतलब आपकी रिएक्शन सही नहीं लिखी हुई है। ये कैल्शियम ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। ये धातु, कैल्शियम क्या है, धातु, इसका ऑक्साइड, इसकी क्रिया की जब अम्ल से, तो ये कैल्शियम क्लोराइड ये तो लवण बना और इसके साथ ही ये जल का निर्माण हुआ। तो धातु ऑक्साइड्स के साथ क्रिया कर ये लवण और जल देता है। फिर इसके बाद और बात करें अम्लों की ही, अगले गुण की अगर मैं बात करूं तो अब मैं अम्ल की क्रिया करवाने जा रहा हूं। अम्ल की क्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेटों से, कार्बोनेट से। ठीक है, तो कार्बोनेट से क्रिया करने पर लवण और जल तो बनेंगे ही, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, लवण, जल और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो जाएगी। तो लिख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट के साथ
क्रिया कर लवण, सॉल्ट, जल तथा CO2 प्रदान करते हैं। अब जैसे धातु कार्बोनेट, धातु सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करवा देते हैं अम्ल से। सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं क्रिया करवा दूं अम्ल से, जैसे हम ले लेते हैं अम्ल, वही HCl ले लेते हैं, तो ये लीजिए Na2CO3, इसकी क्रिया करवा देते हैं ये अम्ल से, तो लवण के रूप में NaCl का निर्माण हो जाएगा, जल भी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो जाएगी। लेकिन फिर वापस ध्यान दो, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। Na2CO3 ये कर दिया ट्वाइस NaCl, ये ट्वाइस HCl हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं CO3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 हो गए, और ये आपके रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। मैंने फिर कहा कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो Na2O3 या ऐसे कहूँ कि सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके, ठीक है, ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे। फिर इसके बाद सामान्य, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात की कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं, तो देख लेते हैं। एक और अम्लों के गुण में लिख लेते हैं, अम्ल व क्षार, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर लवण व जल प्रदान करते हैं। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण भी कहलाती है। देखें, रिएक्शन करवा देते हैं। ये HCl NaOH के साथ क्रिया करवा दो क्षार के साथ, बहुत आसानी से NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O, रिएक्शन बैलेंस है। ये तो बन गया लवण, ये हो गया जल, और ये क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातुओं यानी मेटल्स के साथ अगर हम बात करें कि ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लिख सकते हैं। अम्ल धातुओं या मेटल्स के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करते हैं। फिर आगे और बात करें कि अम्लों के जैसे पीएच स्केल पर बात करते हैं कि अम्लों की पीएच 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। पीएच स्केल पर भी बात कर ली हमने, सोरेनसन ने पीएच स्केल दी थी। अम्लों की जो पीएच है 7 से कम होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेट एसिड्स, सांद्र अम्ल अन्य पदार्थों या सतहों पर क्रिया कर सतहों पर क्रिया कर उन्हें गला देते हैं। इसे संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। अतः सांद्र अम्लों को कांच की बॉटल्स में या बोतलों में रखते हैं। ठीक है, कांच के प्रति कोई विशेष अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन रबर के या सामान्य रबर के या प्लास्टिक के पात्रों में अगर इसको रखा तो पता लगे उसको ही गला देता है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल संक्षारक प्रभाव दर्शाते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। तो हमने अम्लों के सामान्य गुणों की बात की, अब अम्लों के प्रकार की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पर सीधा लिखते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल की बात करें तो भाई अम्लों का जो गुण है इनमें बहुत ज़्यादा होगा, प्रबलता के साथ होगा। अम्लों का गुण क्या होता है? H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अधिक मात्रा में आयनित होकर H+ आयन बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्लों की अगर हम बात करें, परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि पूर्णतया आयनीकृत होकर, ठीक है, ये बहुत अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कराते। ठीक है, लिख सकते हैं कि ये ऐसे अम्ल हैं जो पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर आयनीकृत होकर
अत्यधिक मात्रा में H+ आयंस देते या हाइड्रोजन आयंस देते। इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H2SO4, HCl, HNO3, यानी अधिकांश अकार्बनिक अम्ल ठीक है। फिर हम बात करें प्रबल अम्ल के बाद दुर्बल अम्ल की, वीक एसिड्स की। दुर्बल अम्ल ऊपर से ही परिभाषा देख सकते हैं कि ये ऐसे अम्ल हैं जो कम मात्रा में आयनीकृत होते हैं, कम मात्रा में आयनीकृत होकर बहुत कम मात्रा में या बहुत कम H+ आयंस देते हैं। उदाहरण लिखें तो ये नॉर्मली जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कुछ अकार्बनिक अम्ल भी जैसे H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ अम्लों के हमने उदाहरण लिखे। प्रबल और दुर्बल अम्लों के लिख सकते हैं अधिकांश कार्बनिक अम्ल। H2CO3 तो अकार्बनिक अम्ल में आएगा, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों की भी हमने बात की। अम्लों के प्रकार देख रहे हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वियोजन या H+ आयन उपलब्ध कराने के आधार पर हमने बात की इनकी। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे अम्ल और उनके उपयोग, अम्लों के उपयोग। या किन किन में पाए जाते हैं, कौन कौन से अम्ल कुछ इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं। जैसे मैलिक अम्ल, सेव एप्पल में, टार्टरिक अम्ल, इमली, टेमेरेंड में, सिट्रिक अम्ल,
खट्टे फलों में, नींबू, आंवला, संतरा, संतरा में, ठीक है। और भी जैसे ऑक्जेलिक अम्ल की बात कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में। भाई टमाटर में काफ़ी सारे अम्ल होते हैं, टमाटर में ध्यान रखना ये मैलिक अम्ल भी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में, ठीक है। फिर हम बात करें ये लैक्टिक अम्ल, दूध से दही के निर्माण में प्रयुक्त, लैक्टिक अम्ल, दही में प्रयुक्त या दही में। और जब शारीरिक थकान होने लगती है, तो थकान जब हमें तब होती है जब हमारी मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो धीरे धीरे थकान होने लगती है। और जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये लैक्टिक अम्ल का ही जमाव हमारी मांसपेशियों के आसपास होने लगता है। और जब मांसपेशियों के आसपास ये लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। ये जमा हुआ लैक्टिक अम्ल कोरी साइकिल या कोरी चक्र के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। थोड़ी देर बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के साथ शरीर से बाहर और जल शरीर की विभिन्न क्रियाओं में मिल जाएगा वापस। यानी ये लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल वगैरह इनकी बात की। फिर और आगे देखते हैं, देखो जैसे मैं बात करूं, उपयोग में ही लिख रहे हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया HCl प्लस HNO3 का 1:3 में मिश्रण, यानी 1 भाग तो HCl और 3 भाग HNO3 लेते हैं तो ये एक्वारेजिया का निर्माण होता है। ये एक्वारेजिया अम्लराज भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये एक्वारेजिया क्या करता है कि धातुओं की सतह की सफाई वगैरह में भी इसका प्रयोग करते हैं। सोने को घोल सकता है ये, ठीक है, सोने को डिसॉल्व कर देता है। कई बार ऐसे लोग आते हैं गली फिरते वगैरह, गली वगैरह कूचे में, कहते हैं कि भाई गहनों की सफाई कर देते हैं, सोने को चमका देते हैं। इनके चमकाने का तरीका अलग ही होता है, पूरा ही चमका देते हैं उससे। यानी जब उनके पास ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन होता है, जब उसमें सोने की कोई चेन या कोई ब्रेसलेट या कुछ भी ऐसे उस घोल में लगाकर थोड़ा सा उस पर ब्रश वगैरह फेर कर थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि चमक गया। अरे भाई सोना काला थोड़ी पड़ता है, काली तो चांदी पड़ती है, सोना काला नहीं पड़ता। सोना तो वैसे ही लगभग निष्क्रिय होता है। तो ये ऐसा सोना चमकाने के नाम पर वो क्या करते हैं, इस एक्वारेजिया घोल में जब वो सोने की चेन मान लिया कि पहले 50 ग्राम की सोने की चेन थी, इस एक्वारेजिया के सोल्यूशन में वो थोड़ा सा उसको रब करके थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके क्या करते हैं, वापस निकाल कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत सोना, मान लिया कि भाई 10 ग्राम सोना उसमें रह गया और 50 ग्राम सोने की चेन जो थी अब 40 की हो गई। अब क्या होता है, 50 और 40 में इतना कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो हमें हाथ में उठाने पर फील भी नहीं होता। लेकिन वो तो कभी और किसी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो उसका वजन करवाते हैं,
तो हमें तो पता था ये 50 ग्राम की थी, लेकिन वजन करवाते हैं तो केवल कितनी निकलती है, 40 ग्राम की। कहाँ गया 10 ग्राम, वो इस एक्वारेजिया में चला गया। अम्लराज भी कहते हैं इसे, ठीक है, एक्वारेजिया अम्लराज भी कहते हैं इसे। ये ध्यान रखना, इनका ये जो अनुपात होता है, प्रश्न पूछे भी जाते हैं इस पर, अम्लराज, ये अम्लराज हो जाता है एक्वारेजिया के निर्माण में। और बात करें जैसे बेंजोइक एसिड खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, बेंजोइक अम्ल, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन, सिट्रिक अम्ल का भी करते हैं, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का भी इसमें प्रयोग करते हैं, तथा सिट्रिक अम्ल लिख देता हूं, चलो। तो दैनिक जीवन में जो हम बात कर रहे हैं कि अम्लों के विभिन्न अनुप्रयोग, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग कार्यों में ये हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे और भी हम बात करते हैं विनेगर या सिरका, विनेगर या सिरका ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर ये सिट्रिक अम्ल की बजाय इसे हम यहाँ पर ये सिट्रिक अम्ल नहीं, ये एसिटिक अम्ल लिख देते हैं, ठीक है। और चूंकि जब हम विनेगर या सिरके की बात करते तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन लगभग 5 से 7% लगभग, ठीक है। विनेगर ये भी जैसे इसका निर्माण, ये विनेगर भी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। भाई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खराब ना हो तो ये इसके सिरके या विनेगर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये ऐसा प्रश्न, ठीक है। और भी हम बात करें जैसे फॉर्मिक अम्ल भी ऐसे ही कार्यों में प्रयुक्त होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों से, लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल HCOH, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में ये कृत्रिम रबर के निर्माण में सहायक भी होता है, कृत्रिम रबर निर्माण में प्रयुक्त, ठीक है। तो कुछ हमने ये कहाँ कहाँ अम्ल, किस किस पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनके कुछ अनुप्रयोग या प्रयोगों की बात की, किस तरह से ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और भी जैसे हम देख सकते हैं कार्बोनिक अम्ल H2CO3, तो ये ठंडे जो पेय होते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, उनमें ये H2CO3 पाया जाता है और ये क्या करता है, जल में तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, H+ आयन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है। तो लिख सकते हैं
कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, ये मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये अम्ल, क्षार और लवण में से हमने अम्लों की बात की, अम्लों की परिभाषा दी। अब देखो, जब हम क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे तो बस इनमें ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे, क्षारों के गुण देखेंगे, फिर क्षारों के भी प्रकार देखते हुए क्षारों के उपयोग की बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे लवण की। तो बाकी सारी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।